सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं निशान सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्टडी टेक चैनल के ऊपर। और उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज अपनी बात करने वाले हैं विद्युतीय मापन यंत्रों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमारी एक क्लास जो है विद्युतीय मापन यंत्रों की एक आ चुकी है, और ये है आज की हमारी सेकंड क्लास। और जिसके अंदर अपने पढ़ने वाले थे कि मैंने आपको बताया था कि विद्युतीय जो मापन जो हमारे यंत्र होते हैं उनके अंदर 3 प्रकार के जो बल कार्य करते हैं। और उन तीनों बल के बारे में जो है आज अपने पूरी ऐसे डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार इसका रिकेप ले लेते हैं कि क्या होते हैं हमारे विद्युतीय मापन यंत्र और ये कितने प्रकार के। तो चलिए, अगर मैं बात करूं विद्युतीय मापन यंत्रों की, तो विद्युतीय राशियों को मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? विद्युतीय मापन यंत्र कहलाते हैं। और ये विद्युत के कई प्रभावों के ऊपर जो है कार्य करते हैं, जैसे कि विद्युत चुंबक लगा सकते हो या फिर विद्युत आकर्षण प्रतिकर्षण। इसके अलावा भी जैसे ऊष्मीय प्रभाव वगैरह के ऊपर भी कई मीटर जो होता है वो कार्य करते हैं। तो विद्युतीय राशियों को मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? विद्युतीय मापन यंत्र कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। नंबर 1 होते हैं प्राइमरी और नंबर 2 पे होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? ये वह यंत्र होते हैं जो अपने को किसी सूचक युक्ति के द्वारा ये आभास करवाते हैं कि यहाँ पे धारा या फिर कोई एक जो है राशि, भौतिक राशि है, वो यहाँ पे आ रही है। तो ये सिर्फ अपने को इंडिकेटिंग करने का कार्य ही करते हैं, इंडिकेशन देने का कार्य ही करते हैं। और जो होते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीयक जो प्रकार के मापन यंत्र होते हैं, द्वितीयक प्रकार के मापन यंत्र, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार। कौन कौन से? नंबर 1 होते हैं इंडिकेटिंग, नंबर 2 पे होते हैं रिकॉर्डिंग, नंबर 3 पे होते हैं इंटीग्रेटेड। अगर मैं बात करूं प्राइमरी, तो मैंने आपको ये पहले इसलिए नहीं बताया था प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि जो हमारे इंडिकेटिंग जो होते हैं ना, ये सेम होते हैं एज ए प्राइमरी। तो चाहे आप इसको ऐसे याद कर लो, विद्युतीय जो मापन यंत्र है वो हमारे 2 प्रकार के हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो चाहे अगर आप इसको ऐसे नहीं, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो हमारे सेकेंडरी जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, वो अपने 3 प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और उसके बाद में इंटीग्रेटिंग। तो जो इसमें जो इंफॉर्मेटिव है ना, जो अपने को इंफॉर्मेशन देने का कार्य करते हैं, वही हमारे जो है प्राइमरी प्रकार के जो विद्युतीय जो मापन यंत्र होते हैं वह होते हैं। ठीक है। तो चाहे आप इसको ऐसे याद रख लो कि ये 2 है, या फिर इसको आप इससे लिंक करके ऐसे याद रख सकते हो कि विद्युतीय जो मापन यंत्र है वो 3 प्रकार के हैं। पहले इंडिकेटिंग, जो अपने को सिर्फ सूचना देने का कार्य ही करते हैं। तो चलिए, अगर इसके बाद में अगर अपने बात करें कि इंडिकेटिंग क्या होता है, तो इंडिकेटिंग कौन से थे? जो अपने को इंडिकेशन देते थे, जो अपने को ये बताते थे कि यहाँ पे जो हमारी विद्युतीय जो राशि है वो आ रही है। ठीक है। या फिर आपको जो तत्कालिक मान जो अपने को दर्शाते थे, किसी भी विद्युतीय राशि का तत्कालिक मान दर्शाने वाले मापन यंत्र कौन से होते थे? वो होते थे हमारे इंडिकेटिंग प्रकार के। और अगर मैं बात करूं रिकॉर्डिंग प्रकार के, तो ये कौन से होते थे? वह मापन यंत्र जो तत्कालिक मानों को संग्रहित कर एक ग्राफ पर उतारते हैं या फिर अपने को आउटपुट में जो है देते हैं। ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि इंडिकेटिंग कौन से होते हैं? जो अपने को तत्कालिक मान दर्शाते हैं किसी भी भौतिक राशि का, विद्युतीय भौतिक राशि का जो अपने को तत्कालिक मान दर्शाते हैं। और उसके बाद में अगर अपने बात करें रिकॉर्डिंग प्रकार की, तो रिकॉर्डिंग प्रकार के कौन से होते हैं? ये अपने को उन विद्युतीय जो राशियां उन्होंने इंडिकेटिंग के अंदर जो उसने तत्कालिक मान जो अपने को दर्शाए थे, तो ये क्या करता है कि उन्हीं मानों को अपने को एक ग्राफ के ऊपर देता है। तो इसका आपने एक उदाहरण देखा होगा, ईसीजी क्या होता है? ये एक मेडिकल रिपोर्ट होती है जिसके अंदर क्या होता है कि अपनी जो हार्ट बीट होती है ना, वो उसके ऊपर ग्राफ के ऊपर दिखाई जाती है, जो क्या है कुछ इस प्रकार से जो है पल्स सी चलती रहती है। तो वो किस प्रकार के होते हैं? वो मापन यंत्र होते हैं रिकॉर्डिंग प्रकार के। और अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटिंग प्रकार के, ये क्या होते हैं? ये अपने को जो एंड वैल्यू दर्शाते हैं किसी भी मान की। ठीक है। मतलब कि सपोज करो, जैसे कि इसका मैंने आपको कल उदाहरण दिया था KWH मीटर, तो उसके अंदर क्या होता है
कि उसके अंदर जो है अपनी जितनी भी डेली की जो यूजेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो उसके अंदर जो काउंट होती रहती है डे बाय डे। और उसमें क्या होता है कि जैसे ही अपने रीडिंग लेने वाला आता है तो वो देख लेता है कि इसके अंदर इतनी जो है पावर इसने खपत कर ली है, मतलब कि वो उसको क्या कर देता है कि वो उसको एंड डाटा जो शो कर देता है कि जो पीछे से खपत होके आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि सारे के सारे डाटे को एक जो है कैलकुलेट करता रहता है। तो उस प्रकार के जो अपने जो यंत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं सूचक प्रकार के मापन यंत्र, प्रकार के मापन यंत्र। और अगर मैं बात करूं रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग कौन से होते हैं, ये होते हैं संग्राहक प्रकार के, संग्राहक प्रकार के विद्युतीय मापन यंत्र। इंटीग्रेटेड कौन से होते हैं, ये होते हैं संचयक प्रकार के, संचयक प्रकार के मापन यंत्र। तो आप क्या इन्हें याद रख सकते हो कि जो इंटीग्रेशन जो होते हैं वो होते हैं हमारे सूचक, और जो रिकॉर्डिंग होते हैं वो होते हैं हमारे संग्राहक, और जो इंटीग्रेटेड होते हैं वो होते हैं हमारे संचयक प्रकार के विद्युतीय मापन यंत्र। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। और टेलीग्राम के ऊपर भी आप जो है ज्वाइन हो जाइए, जिसके ऊपर क्या है कि हमारी जो क्विज वहां पर आती रहती है। तो क्विज का फायदा ये रहेगा कि आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। क्लास इसके साथ में आप जो रेगुलरली लगाते रहे। तो चलिए अगर अपने बात करें जो विद्युतीय जो मापन जो यंत्र होते हैं उनके अंदर कार्यरत बल कि कौन कौन से जो इसके अंदर बल कार्यरत होते हैं। तो विद्युतीय मापन यंत्रों के अंदर कार्य करने वाले बल कितने होते हैं, 3 होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है, नंबर 1 का जो बल होता है वो होता है विक्षेपक टॉर्क, विक्षेपक, इसको बल या आप टॉर्क लिख सकते हो। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, ये वो टॉर्क है या वो बल है जो किसी पॉइंटर को या किसी सुई को एक स्थान से उसके दूसरे स्थान तक क्या कर देता है, मूव करता है। अगर आपने पैमाना देखा होगा विद्युतीय, अगर आपने कोई मीटर देखा होगा, नहीं तो आपको इधर एक जो है मीटर शो हो रहा होगा, उसके ऊपर आप इसको देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा इधर करके बना लेता हूँ, वहां पे आपको अच्छे से शो हो जाएगा। उसके ऊपर क्या है, जैसे इस प्रकार से एक पैमाना बना हुआ है जिसके ऊपर ऐसे करके रीडिंग ली, ठीक है। और दूसरी बात, और इसका जो स्केल होता है ना, ये भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। जो इसका स्केल है ये भी कई प्रकार का है, जिसके अंदर क्या होता है, कईयों के अंदर तो रीडिंग जो होती है जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चलती है। कईयों के अंदर रीडिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 5 आ गई, 10 आ गई, 15 आ गई, या फिर जैसे यहाँ तक तो चलेगी 1 2, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 10 20, कुछ इस प्रकार से बढ़ती है। तो ये क्या, ये कई प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको अच्छे से बता देंगे। तो चलिए एक बार अगर अपनी बात करें, तो जैसे कि ये मेरे पास कोई एक मीटर है, यानी कि विद्युतीय मापन यंत्र है। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक बल होगा जो इस पॉइंटर को, जो इस सुई को एक स्थान से मूव करेगा किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, जहां पे अपना जो इसने मान को दर्शाना है। तो वो बल जो किसी पॉइंटर को या किसी सुई को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने का कार्य करता है, या फिर मूव करने के लिए जो सहायक बल होता है, वो हमारा क्या होता है, विक्षेपक टॉर्क यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। और ये किसके द्वारा पैदा किया जाता है, ये किया जाता है चुंबक के द्वारा, ठीक है। इसे चुंबक के द्वारा जो है संपन्न किया जाता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई मीटर होता है, मीटर में जो है उसके अंदर क्या चुंबक को लगा दिया जाता है। जैसे ही उसके अंदर से धारा या वोल्टेज कोई भी उसके अंदर से जो राशि है वो गुजरती है, तो वो क्या होता है, उससे जो चुंबक जो है वो प्रभावित होना शुरू हो जाता है, और वो अपने आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण किसी भी प्रभाव के कारण वो क्या कर देता है, इस पॉइंटर को अपने स्थान से खिसकने के लिए मजबूर कर देता है। जो क्या होता है कि जो पॉइंटर जो होता है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है मूव करता रहता है, जब तक कि जो उसके ऊपर जो निरंतर जो बल जो लग रहा होता है, दूसरा प्रकार का जो बल है, वो जब तक उसके ऊपर पूरा हावी नहीं हो जाता, मतलब जब तक कि वो उसे रोक नहीं देता, तब तक ये जो पॉइंटर को आगे बढ़ाता रहता है। और अगर ऐसी बात करें अपने नंबर 2 पे, तो नंबर 2 का जो बल है वो कौन सा है, नंबर 2 का जो बल है वो है कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रक बल या टॉर्क, या इसे इंग्लिश के अंदर आप उसका कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करना, हो जाता है कई बार।
अगर अपने बात करें नियंत्रक बल यानी कंट्रोलिंग टॉर्क की, तो ये क्या करता है, एक बात और आपको बतानी थी। जो हमारा जो विक्षेपक जो बल होता है ना, जो हमारा डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होता है, इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो है ऑपरेटिंग टॉर्क, ऑपरेटिंग टॉर्क। तो विक्षेपक जो बल होता है इसे ऑपरेटिंग टॉर्क भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये सुई को क्या कर देता है, ऑपरेट करता है। मतलब मीटर को, जैसे कोई मीटर है वो विरामावस्था के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब उसके अंदर कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं है, तो जैसे ही उसके अंदर कोई भी एक जो है प्रक्रिया जो शुरू होती है, मतलब उसको वो ऑपरेट कर रहा है, उसको चला रहा है, तो वो वाला टॉर्क कौन सा होता है, जो मीटर को ऑन स्थिति के अंदर जो है उसको करता है, तो वो होता है हमारा जो विक्षेपक टॉर्क यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसे ऑपरेटिंग जो है टॉर्क भी बोलते हैं। और अगर उसके बाद में अगर अपने बात करें नियंत्रक बल यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क की, तो ये क्या कर देता है, ये विक्षेपक टॉर्क के द्वारा चाल्यमान सुई या पॉइंटर को नियंत्रित कर रोकने का कार्य करता है। तो ये क्या कर देता है कि जो विक्षेपक जो टॉर्क होता है, जो अपने एक सुई को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करवाता है, तो ये उस सुई को अगर अपने किसी माध्यम से नहीं रोका गया, तो वो क्या करेगा, वो उस ऐसे जो है गोल गोल घूमती रहेगी सुई, और उसका जो है अपने को कोई एक भी रीडिंग नहीं आ पाएगी। तो उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेट बनती रहेगी, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, तो उससे क्या है कि वो रीडिंग अपने को नहीं दे पाएगा। और उसे क्या एक रीडिंग के ऊपर फिक्स करने के लिए, उसे रीडिंग के ऊपर रोकने के लिए जो अपने बल प्रयोग करते हैं, वो होता है हमारा नियंत्रक टॉर्क यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क। और इसका एक और नाम है, पहली आप लिख लो, वो है विरोधी टॉर्क, विरोधी टॉर्क। क्योंकि ये क्या करता है कि ये उसके विरोध में कार्य करता है। इसकी एक और खास बात है, वो आप लिख लो, वो क्या है, यह है विक्षेपक टॉर्क के साथ आगे बढ़ता है और उसे रोकने का कार्य करता है। नंबर 2 पे जो ये कार्य करता है वो क्या करता है कि यह पॉइंटर को शून्य स्थिति में वापस लाता है, शून्य स्थिति में वापस लाता है। तो नियंत्रक जो बल होता है, जो कंट्रोलिंग जो टॉर्क होता है, वो 2 कार्य करता है। कौन कौन से, पहला तो कार्य करता है कि विक्षेपक टॉर्क के साथ में ये आगे बढ़ता है और उसे रोकने का कार्य करता है, मतलब कि उसके जो विरोधी जो बल होता है वो ये लगाता है। और नंबर 2 पे जो ये कार्य करता है वो क्या करता है कि ये सुई या फिर जो हमारा पॉइंटर होता है उसे वापस शून्य की स्थिति के ऊपर लाने का भी कार्य करता है। जैसे कि ये कोई एक रीडिंग है, इस रीडिंग के ऊपर जैसे ये पैमाने बने हुए हैं, तो डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क था हमारा, वो क्या करेगा, वो इस सुई को ऐसे आगे धकेलेगा, और इस सुई को अगर अपन नहीं रोकेंगे तो वो ऐसे क्या है, ये गोल गोल जो सुई घूमती रहेगी। तो इस सुई को रोकने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो मीटर होता है उसके बाद में ऐसे एक पॉइंट लगा होता है, डंडा सा लगा होता है बाहर ऐसे किली सी, तो अगर सुई उसके ऊपर जोर से टकराई तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। तो सुई को वहां पे भी नहीं लगने देना इसने, और इसके बीच में कोई एक रीडिंग के ऊपर उसको रोकना भी है जहां पे उसकी रीडिंग है। तो ये क्या करेगा, इसको रोकने के लिए जो अपने बल प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा नियंत्रक टॉर्क या विरोधी टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क। और कंट्रोलिंग टॉर्क को उसे अपने विरोधी टॉर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विक्षेपक टॉर्क के साथ में आगे बढ़ता है, उसे रोकने का कार्य करता है। और ये पॉइंटर को क्या कर देता है कि जैसे ही उसने अपनी एक रीडिंग दे दी, तो उस पॉइंटर को जैसे ही उसके अंदर से धारा जो पासिंग थी वो जैसे स्लो हुई, तो वो क्या करेगा, वो फिर से सुई को या पॉइंटर को उसकी जीरो की स्थिति में वापस ले आएगा। और अगर अपने बात करें इसके बाद में एक और पॉइंट है इसका, तो एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। और अगर अपने बात करें नियंत्रक टॉर्क के प्रकार की, तो ये नियंत्रक जो टॉर्क होता है या विरोधी जो टॉर्क होता है, ये 2 प्रकार से जो है विद्युत यंत्रों के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या है, मैं इसको इसका दोनों का नाम थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, उसका नाम भी लिख देते हैं इसके साथ। ये होता है हमारा ऑपरेटिंग टॉर्क, और ये होता है हमारा विरोधी
टॉर्क। आगे मैं बात करूं नियंत्रक टॉर्क के प्रकार जो विद्युतीय मापक यंत्रों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। पहला क्या है, स्प्रिंग विधि द्वारा, स्प्रिंग नियंत्रण, और नंबर 2 पे जो है वो है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण। अगर अपनी बात करें नियंत्रक जो टॉर्क होता है, जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, वो अपने विद्युतीय मापक यंत्रों के अंदर दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला है स्प्रिंग नियंत्रण और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण। और इसी के साथ अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और ऐसे ही आप बनिए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। तो चलिए अगर अपने बात करें नियंत्रक जो है स्प्रिंग नियंत्रण के बारे में, तो स्प्रिंग नियंत्रण में क्या होता है कि इसके अंदर जो सुई को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होती है कमानी। कमानी यूज की जाती है। जो आपने देखा सब लेकिन ना सर्किल होता है, जैसी पत्ती होती है जो कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाई होती है। मैं उस कमानी की बात नहीं कर रहा हूँ जो उसे पानी को निकालने के लिए जो अपन यूज करते हैं। ये किस प्रकार की सर्किल होती है जिसमें क्या होता है कि एक एल्युमिनियम की या फिर एल्युमिनियम की ज्यादा बनी होती है की पत्ती होती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इसको ऐसे जो है इसके अगर मैं इसको बीच में से पकड़ के अगर मैं इसको ऐसे टाइट करूंगा तो क्या होगा कि ये पत्तियां सभी पास पास में आ जाएंगी, और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये फिर से क्या एकदम से ऐसे खुल जाएगी। तो इस प्रकार के जो स्प्रिंग होते हैं वो किसके अंदर यूज किए जाते हैं, हमारे स्प्रिंग नियंत्रण विधि के अंदर इसको प्रयोग जो है वो किया जाता है। और ये क्या कर देते हैं कि ये स्प्रिंग जैसे ही वो सुई घूमती है तो ये सुई के साथ साथ में ऐसे जो टाइट होते रहते हैं, और उसके ऊपर क्या जैसे फोर्स लगाते रहते हैं, मतलब कि जैसे जैसे ये आगे जाता रहेगा ये उसको इधर की ओर धकेलता रहेगा। और एक कंडीशन ऐसी है कि ये इसको क्या कर देगा, ये इसको रोक देगा। और नंबर 2 पे अगर अपने बात करें तो वो है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण, यानी कि ग्रेविटी कंट्रोलिंग। ग्रेविटी कंट्रोलिंग इसके अंदर क्या होता है कि जो चकती का क्या सॉरी इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट जो होती है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो उसका पॉइंटर होता है, जो उसकी सुई होती है, उसकी जो ध्रुव जो उसका ध्रुवा जो होता है, आप ये बोल सकते हो उसका धुरा जो होता है उसका, जो जैसे कि अगर आपने बात करें जैसे ये पॉइंटर था, और पॉइंटर क्या कि ये किसी एक पॉइंट के ऊपर ऐसे लगा हुआ जो क्या घूमता होता है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे कि यहाँ पे ये इसके साथ में जो है एक वेट लगा देंगे थोड़ा सा, और इसको क्या है कि ऐसे बिल्कुल ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर रखेंगे। यहाँ पे इसका 0 पॉइंट होता है, इसके साइडों में दोनों साइडों में इस मीटर की क्या रीडिंग होती है। तो जैसे ही क्या होगा कि जैसे ये पॉइंटर जो है खोज करो, जैसे यहाँ पर ये पॉइंटर है, इसके नीचे क्या है यहाँ पे वेट लगा हुआ है। तो जैसे ये सुई घूमेगी, जैसे ये सुई इधर की साइड में गई, जैसे ये सुई यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये जो वेट रहेगा ये भी इधर जाएगा। और वेट क्या करता है कि जैसे कि अगर बात करो जैसे ये वेट है, तो अगर मैं जैसे इसको ऐसे ढीला छोड़ता हूँ तो ये क्या करता है, ये इसको वापस ऐसे नीचे ले आता है। मतलब कि जैसे ये यहाँ पे है, अगर मैं इसको यहाँ पे करके छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, ये वापस से ये देखो सेंटर में आ जाएगा। तो ये सेम टू सेम क्या होता है इसके अंदर भी होता है, अपना जो मीटर होता है, मीटर के अंदर भी कुछ ऐसे ही होता है कि जैसे ही सुई क्या जो घूमती है तो वेटेज के साथ में जो ऊपर उठ जाता है किसी भी एक साइड में, और जैसे ही उसके ऊपर से जो है वेट हटता है तो क्या होता है कि ये जो वेट होता है ना, वेट अपना जो है उसको वापस उसी स्थिति में लाने की कोशिश करता है, जिस कारण से क्या होता है कि जो हमारा पॉइंटर होता है वो बिल्कुल ऐसे 0 अपनी जो शून्य की स्थिति होती है उसके ऊपर आ जाता है। और अगर अपने बात करें नंबर 3 के बल की, यानी कि अवमंदक बल। अवमंदक बल जिसे अपने बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है कि जैसे ही एक सुई के ऊपर मैं विक्षेपक बल लगा रहा हूं और नियंत्रक बल लगा रहा हूं, मतलब दोनों बल लग रहे हैं, एक उसको इस साइड में धकेल रहा है, एक उसको इस साइड में धकेल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों में कोई ना कोई वीकनेस होगी, जिस कारण से क्या होगा कि जो अपनी सुई कुछ इस प्रकार से जो है दोलन करती रहेगी, मतलब कंपन ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी जो कंपन करती रहेगी। अगर सपोज करो जैसे यहाँ पर जो मैंने इसकी एक रेटिंग देनी थी जो है 10, ठीक है, और स्कूटर का दोनों बार लग रहे हैं और ये कुछ ऐसे ऐसे कर रही है सुई, तो क्या मैं इसकी जो है एचटी की जो रीडिंग ले पाऊंगा, नहीं आएगी ना रीडिंग मेरे पास। तो मेरे को क्या इसको ऐसे एक जगह के ऊपर रोकना पड़ेगा, तभी मेरे को पूरा ऐसे पता चलेगा कि हाँ ये इस स्थिति के अंदर है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो इतनी है। तो उसे क्या है कि सुई के अंदर जो कंपन होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क के, तो क्या होता है अवमंदक बल। अवमंदक बल होता है कि जैसे ही उस पॉइंटर के ऊपर या फिर उस सुई के ऊपर जो अपने दोनों जो फोर्स लग रहे होते हैं, एक तो डिफ्लेक्टिंग और नियंत्रण टॉर्क,
तो दोनों के कारण जो कंपन होती है, कंपन को कम करने के लिए जो अपने बल का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा डैम्पिंग टॉर्क। और डैम्पिंग टॉर्क जो होता है ये जो है परिपथ के अंदर दो कार्य करता है। पहला क्या करेगा, पहला तो उस जो पॉइंटर जो होगा हमारा जो पॉइंटर कंपन कर रहा होगा उसे क्या है कि शून्य की स्थिति के अंदर लाने का मतलब कि उसे जो है एक विरामावस्था के अंदर लाने का कार्य करता है, मतलब कि उसे रोकने का कार्य करता है जो उसके अंदर कंपन हो रही है। और दूसरा क्या है कि दूसरा जो पॉइंटर जो होता है हमारा, पॉइंटर की जो स्पीड होती है उसे भी स्लो कर देता है थोड़ी सी, जिसके कारण क्या होता है कि नियंत्रक जो टॉर्क होता है वो अपना अच्छे से एक कार्य कर पाता है। तो अगर अपनी बात करें अवमंदक बल जो होता है ये कितने प्रकार के जो है अपने यूज करते हैं, तो वो है नंबर 1 पे है वायु घर्षण विधि। वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। नंबर 2 पे है द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। और नंबर 3 पे है बबर द्वारा अवमंदक प्रणाली। अगर मैं बात करूं जैसे नियंत्रक, मैंने बल आपकी नियंत्रण बल के बारे में मैंने आपको जो है दो बताए थे कि दो प्रकार से परिपथों के अंदर प्रयोग होते हैं, पहला स्प्रिंग और दूसरा गुरुत्वाकर्षण। तो अगर मैं बात करूं सबसे अगर विश्वसनीय जो इसकी विधि है वो है हमारी गुरुत्वाकर्षण विधि। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण विधि का अपने प्रयोग जो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन हाँ इसकी कंडीशन होती है कि इसे अपने सिर्फ ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर यूज कर सकते हैं, मतलब वर्टिकल के अंदर। जैसे कि आप जैसे सपोज करो जैसे ये एक पैनल है, तो मैं पैनल के अंदर इसको सिर्फ ऐसे वर्टिकली लगा सकता हूँ, इसको ऐसे जो है आटा टेढ़ा करके इसको मैं नहीं लगा सकता। तो हो सकता है कि मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद में लेकर के आऊँ, जिसके अंदर मैं आपको कुछ जो साइन होते हैं, जो जैसे अगर आपने मीटर देखे हैं तो मीटर के अंदर क्या कुछ इस प्रकार से साइन होते हैं, जैसे कि एक ऐसे स्टार सा बना होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कई बार ऐसे उल्टा टी लिखा होता है, या फिर ऐसे करके कुछ एंगल सा बना होता है। ठीक है, या फिर कई बार क्या सीधा ऐसे पॉइंट लिखा होता है, जैसे कोई भी पॉइंट लिख देगा, या फिर ऐसे ही करके ऐसे सिंगल फेस वगैरह कुछ ऐसा बनाया होता है। ठीक है, या फिर ऐसे बना देता है वो कुछ साइन। तो इन सभी साइन के बारे में अपन जो बात करेंगे, तो चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करें अवमंदक बल के बारे में। तो चलिए इसके साथ में एक बात और रहेगी, जैसे कि इसका जो शॉर्ट नेम था वो था ऑपरेटिंग और इसका था विरोधी टॉर्क। और ऐसे ही जो अवमंदक बल होता है, अवमंदक बल का भी एक दूसरा नाम है, इसका एक और जो है नाम जो अपन यूज करते हैं वो है विरोधी टॉर्क। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इसके साथ में अवमंदक बल या टॉर्क, जिसे अपने बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, इसका दूसरा नाम है विगोना टॉर्क। कि जो अवमंदक बल होता है उसे अपने डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं और इसे अपने विगोना टॉर्क भी बोल देते हैं। तो चलिए सबसे पहली जो विधि है अवमंदक बल यानी कि डैम्पिंग टॉर्क की, जो अपने इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, विद्युत मापन यंत्र होते हैं, उनके अंदर अपन यूज करते हैं। नंबर 1 पे वायु घर्षण विधि। वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली, डैम्पिंग सिस्टम। ठीक है, तो वायु घर्षण में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम के अंदर है कि वायु घर्षण, मतलब इसके अंदर क्या होगा, वायु का एक घर्षण बनाया जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, इसकी जो पॉइंटर की जो स्पीड है उसको जो स्लो किया जाएगा। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि सपोज कीजिए ये इसका डायल है, वैसे मैंने आपको वहां पे जो इसका एक डायग्राम मैंने आपको दे रखा है, तो आप वहां पे जो इसका डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे जो है इसके जो है मीटर के अंदर ये लगा होता है। तो आपको यहाँ पे भी इसका जो है बना करके दिखा देता हूँ। जैसे कि सपोज करो ये इसका डायल है, जिसके ऊपर कुछ इस प्रकार से पैमाने बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि पॉइंटर लगा होता है, सुई जो हमारी लगी होती है, और इसके साथ में जो क्या कर देते हैं कि चक्ति जोड़ देते हैं, मतलब एक इस प्रकार की जो प्लेट सी जोड़ देते हैं, जो क्या कर देती है कि ऐसे अर्धगोला सा होता है, जो इस पॉइंटर की जो मतलब जो स्थिति होती है वहां तक कार्य करता है। जैसे कि सपोज करो जैसे ये बिल्कुल जीरो पे है, तो ये पॉइंटर बिल्कुल यहाँ पे होगी घूमने चलती हुई, जैसे ये सुई यहाँ तक जाएगी तो ये यहाँ तक आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसको जो है डिजाइन किया जाता है, जो ये अर्ध चक्र सा आपने
जो पाइप नुमा जो नली बनी होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। और ये बिल्कुल बंद होती है, इसके अंदर जो हवा भरी होती है और ये सभी साइडों से बंद होती है। इसके अंदर जो साइडों के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है गैप छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही वो सुई आगे जाती है और ये चक्की नीचे आती है तो उसके साइडों में जो प्रेशर से जो है एयर जो है पीछे निकलती है, मतलब जो है आगे जो हवा का धक्का ऐसे बन जाता है। तो जैसे जैसे ये सुई ऐसे आगे जाती है तो ये पिस्टन जो होता है इसका अंदर जो इसकी चक्की सी बनी होती है ये इसके अंदर जो गति करती है। जैसे ही आपने क्या एक बार अगर आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखा है तो जो सिरिंज जो होता है लेते हैं जिसे अपने इंजेक्शन बोल देते हैं, तो सिरिंज के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर आप उसको आगे से ऐसे हाथ से बंद कर लो और अगर आप उसको पीछे से ऐसे दबाओगे ना तो वो काफी ज्यादा आपको जो है फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। मतलब कि उसके अंदर क्या होगा कि जो अंदर का जो उसका एरिया जो होगा वो पूरा ऐसे एयर टाइट हो जाएगा और उसे क्या दबाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है कि एयर जो है ना हमारी जो वायु है वो क्या कर रही है उसके अंदर अपना खुद का बल लगा रही है, ठीक है। और वैसे कुछ इस प्रकार से इसके अंदर होता है, मतलब जैसे ही सुई आगे जाती है तो ये इसके नीचे जो है ये प्रेशराइज हो जाता है नीचे का एरिया और जिसके अंदर हवा अपनी जो भरी होती है और ये सुई को क्या करता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ने देता है। और जिससे क्या होता है कि इसके अंदर जो कंपन हो रही होती है ना वो बिल्कुल क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ये थी हमारी वायु घर्षण प्रणाली। तो आप इसके अंदर जो कुछ ऐसे पॉइंट है वो आप नोट कर सकते हो। वो क्या है, इसमें पाइप का अर्धगोलाकार भाग होता है जिसमें वायु भरी होती है जो सभी साइडों से बंद किया होता है, जिससे इसमें अवमंदक या भिगोना या डैम्पिंग टॉर्क पैदा किया जाता है। तो आप इसके अंदर ये परिभाषा इसकी लिख सकते हो कि इसके अंदर क्या कि पाइप का एक अर्धगोलाकार भाग होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर क्या वायु भरी होती है। और आप ये इसके अंदर एक लाइन और लिख देना, इसके अंदर इसके अंदर या पिस्टन या फिर एल्यूमिनियम की एक पत्ती होती है जो इसके अंदर गति करती है और जिससे क्या होता है कि अवमंदक बल या भिगोना टॉर्क या फिर जो है डैम्पिंग टॉर्क इसके अंदर जो है पैदा हो जाता है, जो क्या करता है कि जो सुई के अंदर जो कंपन हो रही होती है उस कंपन को दूर करने का जो है कार्य करता है। और इसके साथ में आप इसके एक चीज और याद रख सकते हो, वो क्या है, वह यह है छोटे जो उपकरण होते हैं, यह छोटे उपकरणों में ज्यादातर यूज किया जाता है, ज्यादातर उपयोग किया जाता है। और एक बात और, यह सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है, की जाने वाली अवमंदक विधि, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में अपने बात करते हैं द्रव घर्षण डैम्पिंग विधि के बारे में। तब तक मैं थोड़ा मास्टर के अंदर जो है एक को फिल कर लेता हूँ और तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्या यहाँ पे फ्री बैठे रहोगे, तो आपके लिए एक छोटा सा काम मैं दे देता हूँ आपको। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जो है कर लीजिए और तब तक जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो आपके साथ आपके लिंक में है, तो वो भी थोड़ा उठा लें अपने सेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप नीचे क्या हमें कमेंट करके इसका जो रिव्यू भी दिया कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा क्या है जिससे ऐसे हौसला जो अफजाई हो जाती है, जिससे हमें भी थोड़ा जो कॉन्फिडेंस हमारा भी बिल्ड हो जाता है आपको जब पढ़ाने का। तो चलिए नेक्स्ट जो अपने बात करते हैं द्रव घर्षण डैम्पिंग सिस्टम के बारे में। इसको थोड़ा ऐसे पढ़ा रहने देते हैं। फिर से अपने जो है बना ले। तो चलिए नंबर 2 पे है द्रव
घर्षण अवमंदक प्रणाली। वायु घर्षण डैम्पिंग सिस्टम को क्या बोलेंगे? इसे बोल देंगे एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग सिस्टम। द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली को क्या बोल देंगे? फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपके हिंदी के साथ साथ में इनके इंग्लिश नाम भी याद रखें। कई बार क्या होता है कि ये द्रव घर्षण को कुछ और ही आपको लिख के दे देगा, जैसे कि वो अवमंदक जो होता है, अवमंदक को वो अगर वो आपको भिगोना टॉर्क लिख के दे देगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भिगोना टॉर्क क्या होता है। अगर आपने वो पढ़ा है कि अवमंदक बल को अपने भिगोना टॉर्क बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, वो लेकिन इंग्लिश के अंदर तो वो उसको डैम्पिंग ही देगा। ठीक है, इंग्लिश के अंदर वो उसको भिगोना नहीं देगा, वो आपको वहां पे वो डैम्पिंग ही देगा। तो अगर आपको जो है इंग्लिश के साथ हिंदी के साथ साथ में अगर आपको इंग्लिश का भी पता है तो क्या आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो आप जो है इंग्लिश का इसके साथ में याद रख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग सिस्टम, और एक हो जाएगा फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली के अंदर, यहाँ पे आप नोट कर लेना, एक बात लिख लेना, इसमें अवमंदक के लिए द्रव का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? एल्यूमीनियम की पंखे के आकार की या पंखे की तरह पंखुड़ियों का, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम की जो है पंखे की तरह पंखुड़ियों का उपयोग किया जाता है, जो क्या करती है, जो अपने को जो डैम्पिंग जो चाहिए होता है वो पैदा करती है, जिसे द्रव भरे पात्र में बंद किया होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये एक डायल है जिसके ऊपर ये एक पॉइंटर है, और पॉइंटर जो ये धुरा जो होता है ना इसका, ये इस पॉइंटर जो है ये धुरे के साथ में जुड़ा होता है, और ये धुरा होता है, ये नीचे क्या होता है कि ये कंटेनर के अंदर बंद होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, मतलब कि कोई एक द्रव भरा होता है, और उस द्रव के अंदर क्या होता है कि ये जो पॉइंटर जो होता है ये हमारा ऐसे बिल्कुल नीचे तक लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या ऐसे करके कुछ ऐसे पंखुड़ियों से लगा देते हैं 3-4। ठीक है, और ये जैसे इसके अंदर पानी के अंदर घूमती है, आपने कभी अगर आप एक ग्रामीण जो क्षेत्र से हो तो उन बच्चों ने जो खास करके ज्यादा प्रैक्टिकली ये किया होगा कि अगर आप नहर वगैरह के अंदर नहाने के लिए जाते हो तो वहां पे क्या होता है, अगर आपने कभी पानी के अंदर कुछ इस प्रकार से नीचे हाथ से दबाने की कभी कोशिश की है, या फिर अगर आपने ऐसे पूरा ऐसे जोर से उसके ऊपर ऐसे हाथ मारा है पानी के ऊपर, तो आपने महसूस किया हो कि आपको एक ऐसे जैसे मान लो पत्थर के ऊपर आपने हाथ मारा होता है, कुछ इस प्रकार से आपको फील होता है। या फिर अगर आप बाहर से छलांग लगाते हो नहर वगैरह के अंदर, और अगर आप पीठ के बल गिरते हो या फिर ऐसे सीधा उसके अंदर गिरते हो, तो ये जो आपका हिस्सा या फिर जो आपकी पीठ है जो सीधी पानी से टकराएगी वो एकदम लाल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पानी होता है ना, वो क्या कर देता है कि वो अगर उसके अंदर अपने धीरे से कुछ ऐसे हाथ वगैरह डालते हैं तो वो कोई उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर अपने उसके ऊपर कोई चीज जोर से ऐसे मारते हैं तो वो क्या होता है कि वो अपना ऐसे पूरा फोर्स लगाता है बाहर की ओर। ठीक है, मतलब नीचे से वो भी अपना फोर्स लगाएगा और ऊपर से अपने भी जो है फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि हमें जो है चोट वगैरह लग जाती है, या फिर अपने को ये फील होता है कि ये काफी ज्यादा जो हमसे फोर्स जो लगवा रहा है। तो वैसे ही कुछ इसके अंदर होता है, जैसे ही सुई घूमती है, ये इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड के अंदर पूरा ऐसे स्पीड से एकदम घूमने की कोशिश करता है, जिस कारण से क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो उसका विरोध करता है, मतलब वो उसके सामने अपना बल लगाता है, जिस कारण से क्या होता है कि जो सुई होती है ना वो अपनी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मतलब जिसके अंदर जो डैम्पिंग जो पैदा हो रही होती है, जो उसके अंदर जो बोल सकते हो जिसके अंदर कंपन जो पैदा हो रही होती है, वो इस कारण से क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है, मतलब वो धीरे हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करता है तो ये फ्लूइड के कारण क्या हो जाता है, ये बंद होता है बिल्कुल चारों साइडों से, मतलब इसके अंदर जो फोर्स बन रहा होगा वो कहीं से ऐसे बाहर रिलीज नहीं हो रहा, मतलब जो फोर्स है वो उतनी ही डेंसिटी के साथ में इसके आगे जो है वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये सुई की जो स्पीड होती है, जो पॉइंटर की जो स्पीड होती है, उसे क्या कर देता है, ये स्लो कर देता है। और ये था अपना द्रव अवमंदक प्रणाली।
इसके बाद में इसका एक और पॉइंट है, वो भी आपको नोट में करवा दूंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पर जो है एक लाइन और ऐड कर लेना, वो क्या है, इसको थोड़ा मैं रेड से लिख देता हूँ। इससे ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही लगाना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है ऊर्ध्वाधर में, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, फ्लूइड भरा होता है। अगर ये इसको अगर अपने जो है उसको एक साइड में जो है एंगल को रख देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत गैप रह जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा रिलीज सा होता रहेगा, और उस कारण से क्या है कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और कई बार क्या होता है कि आपने देखा हो कुछ मीटर ऐसे होते हैं, अगर अपने उसको थोड़ा सा ऐसे जो है एंगल को रखते हैं तो उसकी जो सुई होती है वो जीरो से थोड़ी सी खिसक जाती है। उससे क्या होता है कि थोड़े बहुत खिसकने से ही ना अपनी जो रीडिंग है वो काफी ज्यादा गलत हो सकती है। तो जैसी कंडीशन इंस्ट्रूमेंट के अंदर उन्होंने दिया, आप उसे वैसे ही इंस्टॉल करें। ठीक है, तो इसकी एक कंडीशन होती है कि इसे सिर्फ अपने ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर लगा सकते हैं। तो चलिए अब अपने बात करते हैं नंबर 3 जो प्रकार की अवमंदक प्रणाली है वो है एडी करंट, यानी कि भंवर द्वारा अवमंदक सिस्टम। भंवर धारा आपने नाम सुना होगा। भंवर धारा क्या होती है? भंवर धारा होती है जैसे ही अगर आपने ट्रांसफार्मर अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर जो है भंवर धारा हानि होती है। अगर आपने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है तो आपको ये वीडियो जो रिकमेंडेड होगी, तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहां पे जो है आप जाकर के इसकी जो वीडियो ट्रांसफार्मर की देख सकते हैं। और भंवर धारा क्या होती है कि जैसे ही ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, जैसे ये एक बॉडी है उसकी, इसके अंदर यहाँ पे जो कोयले होती है और इनका क्या जो चुंबकीय जो फ्लक्स बनता है वो ऐसे कुछ जब बॉडी के साथ में टकराता है, जिस कारण से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होने लग जाती है, और जिस कारण से क्या होता है कि वो जो मैन जो ईएमएफ होता है उसका विरोध करना जो शुरू कर देती है। ठीक है, तो चलिए नंबर 3 की प्रणाली है वो है भंवर धारा। भंवर धारा या एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम। भंवर धारा या एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम या अथवा तांबे की, एल्यूमिनियम या अथवा लिख लेना, मतलब दोनों में, ठीक है, अथवा तांबे की चकती प्रयोग की जाती है। चकती समझते हो क्या होती है? चकती होती है प्लेट गोल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे सिक्का होता है, सिक्का को अगर आप उसका आकार थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है, तो इतना बड़ा कर दो तो वो एक चकती हो जाएगी। तो चकती का प्रयोग किया जाता है, जिसे परमानेंट मैग्नेट में कुछ गैप के साथ लगाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम या तांबे की बनी एक चकती होती है, जिसे क्या कि परमानेंट मैग्नेट के अंदर कुछ थोड़ा बहुत गैप रख के उसको जो लगा दिया जाता है। जैसे ही इस धुरे के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित होती है, ठीक है, या फिर पावर जो इसके अंदर से जैसे जाती है, तो ये चकती क्या होती है कि ये जैसे वो इंडक्शन के अंदर जो उसका जो मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट के साथ में जो इंडक्शन बनाती है, जिस कारण से क्या होता है कि ये जो चकती होती है इसके अंदर जो भंवर धारा जो पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो भंवर धारा क्या करती है कि वो जो मैन जो उसकी जो ईएमएफ होती है, सॉरी, जो बन रही होती है मैग्नेट से, उस फ्लक्स का विरोध करना शुरू कर देती है, जिस कारण से क्या होता है कि वो जो फ्लक्स होता है ना वो उसकी ब्रेकिंग का कार्य करना शुरू कर देता है, मतलब उसे रोकने का कार्य शुरू कर देता है, जिस कारण से क्या होता है कि जो सुई होती है ना वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और स्लो होने से क्या होता है कि उसके अंदर जो कंपन हो रही होती है वो अपनी बंद हो जाती है। तो ये थी भंवर धारा। इसका कुछ इस प्रकार से बना होता है, अगर आपने देखा हो तो ये कुछ ऐसे करके पॉइंटर होता है हमारा, और इसकी जो चकती होती है ना, चकती के यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इसका जो धुरा होता है, सॉरी, धुरे के ऊपर क्या होगा कि ऐसे चकती लगी होगी, और इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए, ठीक है। तो चकती के ऊपर क्या होगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ऐसे मैग्नेट को लगा दिया जाएगा,
और यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत ऐसे गैप को छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर जो परमानेंट जो मैग्नेट होती है। और मैग्नेट लगाने से क्या होगा कि यहाँ ये जो शक्ति होगी ना, ये भी अपना कुछ ईएमएफ बनाएगी और ये भी बनाएगी, जिस कारण से क्या होगा, इसका विरोध करेगी। और इसका विरोध करने के कारण क्या होगा, आप वहां पे इसको अच्छे से थोड़ा देख सकते हो कि किस प्रकार से जो लगी होती है। जैसे ही वो जो शक्ति वो घूमती है ना, तो वो जो ऊपर की जो उसके ऊपर जो मैग्नेट जो आप देख रहे हो, वो उसका विरोध करना शुरू कर देती है, जिस कारण से क्या होता है कि वो शक्ति होती है ना, वो उसको स्लो कर देती है। किसको? जो ये इसका धुरा आ रहा होता है, मतलब जो वो धुरा आपको दिखाई दे रहा है, धुरे को स्लो कर देती है, जिस कारण से क्या होता है कि जो डैम्पिंग होती है वो हमारी खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये थे हमारे विद्युत मापक यंत्रों के बारे में जो अपने बल्ब यूज करते हैं, तो बल्ब के बारे में डेफिनेशन से। और कल अपने बात करेंगे विद्युत मापक यंत्रों के थर्ड पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर अपने क्या बात करेंगे कि इनकी क्या विशेषताएं हैं, मतलब इनको यूज करने के क्या क्या जो है फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, और क्यों अपने इन्हें यूज करना चाहिए, और कौन सा सिस्टम जो है, कौन सी प्रणाली जो है बढ़िया है। और जैसे इनके बारे में कुछ और जो रोचक बातें होंगी उनके बारे में अपनी बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ पे जो अपनी क्विज जो है आती रहती है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।